आदाब नाज़रीन, जी सलाम, इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़िन निसार। वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद पर टूटने का मंडराया खतरा। साबिक वजीर खजाना द्राबू की बर्खास्तगी के बाद उठे सवाल। बीजेपी लीडरान की दिल्ली आलाकमान ने बुलाई मीटिंग। हसीब द्राबू की बर्खास्तगी पर रियासती वजीर जुल्फकार अली का बयान। कहा, जो सीएम के भरोसे पर खरा उतरेगा वो काबीना में रहेगा, जरूरी नहीं हर शख्स कैबिनेट में रहे। यूपी बिहार की तीनों सीटों पर बीजेपी की हार पर उमर अब्दुल्ला ने मारा ताना। कहा, मुझे गलत साबित करने के लिए शुक्रिया। जम्मू में वजीर आला ने की इंतजामिया सेक्रेटरी से मीटिंग। मंजूर बजट को मुकम्मल इस्तेमाल करने की दी हिदायत। कहा, तरक्कियाती कामों में लाए तेजी। और बाबा फरीद शाह की दरगाह पर गिरी बिजली गिरने से लगी आग। उरी सेक्टर में मौजूद है बाबा फरीद शाह की दरगाह। और सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में वजीर खजाना हसीब द्राबू की बर्खास्तगी के बाद बीजेपी और पीडीपी इत्तेहाद पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने जम्मू कश्मीर के अपने लीडरान को दिल्ली तलब किया है। बीजेपी के जराये की माने तो बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव से मिलकर हसीब द्राबू ने ही बीजेपी और पीडीपी इत्तेहाद की बुनियाद रखी थी। हसीब द्राबू ने पिछले हफ्ते अपने एक बयान में कहा था कि कश्मीर सियासी मुद्दा नहीं है बल्कि ये समाजी मुद्दा है। लेकिन पीडीपी हमेशा से कश्मीर को सियासी मसला मानकर पाकिस्तान के साथ बातचीत करके ही कश्मीर मसले के हल का मुतालबा करती है। इसलिए वजीर आला महबूबा का मानना है कि हसीब द्राबू का यह बयान पीडीपी के सियासी ख्याल और पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में जिस तरह से मिलिटेंटों के एनकाउंटर को लेकर मेजर आदित्य मामले या इसी तरह की दीगर मामलों में वजीर आला महबूबा मुफ्ती या पीडीपी के लीडरान के जो बयान आए थे उससे बीजेपी पहले से ही दुखी थी। अब हसीब द्राबू की बर्खास्तगी ने आग में घी डालने का काम किया है। इसीलिए रियासती बीजेपी लीडरान को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी आलाकमान अब पीडीपी के साथ इत्तेहाद में क्या करना है, इसको लेकर अपने स्टेट के लीडरान के साथ आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। गौरतलब है कि बीजेपी इस इत्तेहाद के सभी पहलुओं पर गौर कर रही है, क्योंकि आरएसएस इस इत्तेहाद से पहले से खुश नहीं था। और इसी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए शुजात बुखारी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका। जी सर, जिस तरह की सिचुएशन बनी है आपको उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हसीब द्राबू के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकालने के मामले पे बीजेपी और पीडीपी के दरमियान कोई जाहिरी तौर पे कोई ऐसा मामला या कोई इख्तलाफ देखने को मिलता है जी। क्योंकि अगर आप बयानात देखेंगे, खासतौर से जो बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं और एक उनमें से है अविनाश राय खन्ना जो कि रियासत जम्मू कश्मीर को देख, ये पीडीपी का अंदरूनी मामला है और वजीर आला की ये डिस्क्रिशन है कि वो किसको मिनिस्टर रखे और किसको नहीं रखे। मुझे नहीं लगता है कि उस अंदाज से कोई उतना ज्यादा इख्तलाफ जो है वो नजर आ रहा है। जिस अगर देखा जाए तो जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया या जिन लीडरों को दिल्ली बुलाने का जो आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं, बल्कि यहाँ पे कई और इश्यूज हैं रियासत में जिसमें पीडीपी और बीजेपी के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं। खासतौर से जो छोटी बच्ची आसिफा का कत्ल हुआ और अस्मत दरी की गई, उस मामले पे बीजेपी और पीडीपी के दरमियान जो है वो एक ही पेज पे नहीं है। और दूसरा मामला यहाँ चल रहा है राजौरी के जिले में नौशहरा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट जो है उसको बनाना है, उसको लेके पीडीपी और बीजेपी के दरमियान खासा तजाद है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं मसाइल को सुलझाने के लिए उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया। मेरे हिसाब से और मेरी जो इतला है उसके हिसाब से इसका द्राबू के जाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जी, लेकिन जिस तरह से हसीब द्राबू की बर्खास्तगी के बाद से फौरन आलाकमान ने अपने लीडरान को तलब किया है और कहीं ना कहीं इस चीज को जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम देख रहे हैं तो कई तरह के सवाल भी ऐसे में खड़े हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे?
नहीं, मैंने गुजारिश वही की। मैंने कहा कि उन्होंने अपने लीडरान को बुलाया क्योंकि यहाँ बहुत बड़े दो मसले बीजेपी और पीडीपी के दरमियान पाए जा रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में। एक वो कठुआ में जो बच्ची का कत्ल हुआ और उसमें इख्तिलाफ पाया जा रहा है, और दूसरा जो है वो राजौरी के इलाके में एक बहुत बड़ी डिमांड उठी है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स के पोस्ट को क्रिएट किया जाए क्योंकि एक और जगह किया गया है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं चीजों को वो डिस्कस करने के लिए उनको बुलाया गया है। मुझे नहीं लगता है कि उसका ताल्लुक इस बर्खास्तगी के साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी हां, जम्मू कश्मीर के वजीर खजाना हसीब द्राबू की बर्खास्तगी के बाद बीजेपी और पीडीपी इत्तेहाद पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने जम्मू कश्मीर के अपने लीडरान को दिल्ली तलब किया है। बीजेपी के जराये की माने तो बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव से मिलकर हसीब द्राबू ने ही बीजेपी और पीडीपी इत्तेहाद की बुनियाद रखी थी। हसीब द्राबू ने पिछले हफ्ते अपने एक बयान में कहा था कि कश्मीर सियासी मुद्दा नहीं है बल्कि ये समाजी मुद्दा है, लेकिन पीडीपी हमेशा से कश्मीर को सियासी मसला मानकर पाकिस्तान के साथ बातचीत करके ही कश्मीर मसले के हल का मुतालबा करती रही है। इसलिए वजीर आला महबूबा का मानना है कि हसीब द्राबू का यह बयान पीडीपी के सियासी ख्याल और पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में जिस तरह से मिलिटेंटों के एनकाउंटर को लेकर मेजर आदित्य मामले या इसी तरह के दीगर मामलों में वजीर आला महबूबा मुफ्ती या पीडीपी के लीडरान के जो बयान आए थे उससे बीजेपी पहले से ही दुखी थी। अब हसीब द्राबू की बर्खास्तगी ने आग में घी डालने का काम किया है। इसलिए रियासती बीजेपी लीडरान को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी आलाकमान अब पीडीपी के साथ इत्तेहाद में क्या करना है इसको लेकर अपने स्टेट के लीडरान के साथ हिकमत अमली तय करेगी। वहीं पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर खजाना हसीब द्राबू ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि रियासत के वजीर खजाना के ओहदे से बर्खास्त किए जाने के बारे में उनको खबर तक नहीं दी गई थी। ये फैसला जिस तरीके से उनको बताया गया वो उनके लिए चौंकाने वाला था। द्राबू ने कहा कि उन्हें अपना रुख साफ करने का कोई मौका नहीं दिया गया और उन्हें यह फैसला मीडिया के जरिए पता चला। बता दें कि कश्मीर मसले को समाजी मसला बताए जाने के बाद रियासती हुकूमत ने उन्हें काबीना के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 2015 में जम्मू कश्मीर के वजीर खजाना बने द्राबू को उस कोर टीम का हिस्सा माना जाता रहा है जिसने रियासत में बीजेपी पीडीपी के खास इत्तेहाद में खास रोल अदा किया है। वहीं सार्फिन के मामलात के वजीर और सीनियर पीडीपी लीडर चौधरी जुल्फिकार अली ने हसीब द्राबू की बर्खास्तगी के मसले पर कहा कि यह वजीर आला महबूबा मुफ्ती का फैसला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शख्स महबूबा मुफ्ती के भरोसे पर खरा उतरेगा उसे ही काबीना में रहने का हक है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीडीपी की बुनियाद ही ये है कि कश्मीर एक सियासी मुद्दा है और इसे उसी तरह से सुलझाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि हर शख्स कैबिनेट में रहे ये जरूरी नहीं है। देखिए, किसको कैबिनेट में रहना है और किसको कैबिनेट में नहीं रहना है ये चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। वो कब तक किस पे कॉन्फिडेंस रखती है ये उनका काम है। पीडीपी की बुनियाद एक कोर एजेंडा पे हुई है और पीडीपी की बुनियाद इसी चीज़ पे हुई है कि हम जम्मू कश्मीर का एक पॉलिटिकल नेचर की प्रॉब्लम है और इस पॉलिटिकल नेचर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व पॉलिटिकली करने की ज़रूरत है। आई थिंक हर आदमी को हर वक्त कोई कैबिनेट में रहना ज़रूरी नहीं होता है। आज कोई कैबिनेट में है, कल उसको पार्टी में काम करना होगा। आज जो पार्टी में काम कर रहा है कल उसको कैबिनेट में काम करना होगा। वहीं डॉक्टर हसीब द्राबू को पार्टी मुखालिफ बयान देने पर जम्मू कश्मीर हुकूमत की काबीना से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनकी जगह पर पीडीपी लीडर अल्ताफ बुखारी को नया वजीर खजाना बनाया गया। काबीना में शमूलियत के बाद अल्ताफ बुखारी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो इस नए चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने जी मीडिया के नुमाइंदे राजन वैद से खुसूसी बातचीत की। हमारे साथ हैं अल्ताफ बुखारी साहब। सर, सबसे पहले मुबारकबाद आपको, आपने फाइनेंस जो पोर्टफोलियो है वो उसको संभाला है। खुशी के साथ साथ कितना चैलेंजिंग है आपके लिए ये रहेगा, क्योंकि जिस तरह से द्राबू साहब ने एक गोल सेट किया था उसको आगे ले जाना कितना आपके लिए अहम रहेगा? देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत ही अहम है कि जो सरकार ने अभी बजट पेश किया है, महबूबा जी की सरबराही में ये सरकार चल रही है। जो बजट में कमिटमेंट्स की गई है, जो रोड मैप
दिखाया गया है उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट करना, और मैं यकीन दिलाता हूँ सब लोगों को कि इंशाल्लाह हम बहुत कामयाबी से उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो भी कमिटमेंट्स बजट में की गई हैं वो सब कंटिन्यू होगा, चाहे रिफॉर्म्स के हवाले से, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से, चाहे एलोकेशंस के हवाले से, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आपने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करके दिखाया, उससे पहले पीडब्ल्यूडी में थे, वहाँ भी आपने अच्छा काम किया। आपको लगता है कि जिस तरह से आपको सफलता मिली है सभी पोर्टफोलियोज में, उसकी ये भी आप एक अच्छी तरह से इसको संभाल पाएंगे और एक हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन बनाएंगे, एक ऐसा गोल सेट करेंगे बाकियों के लिए ताकि वो भी इससे एक तरह का एग्जाम्पल सेट हो सके? देखिए, मैं बताऊँगा, चाहे पीडब्ल्यूडी था, चाहे एजुकेशन था, या अब फाइनेंस है, ये सफलताएँ तभी मिलती हैं जब आपको जो आपका बॉस है, चाहे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, उनका एतमाद मुझ में था, मैं कामयाब हो सका। महबूबा जी ने एतमाद दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री में, मैं कामयाब हो सका, और मुझे उम्मीद है मुझे उनका एतमाद बरकरार रहेगा, लोगों का साथ बरकरार रहेगा, अपने वर्कर्स, पार्टी के वर्कर्स का साथ रहेगा। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। हमने जो लोगों को वादे किए हैं, हमारी सरकार ने जो वादे किए हैं, हम पूरे कर लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से हसीब द्राबू जी का जो गुस्सा देखने में मिला है, उनका कहना है कि शायद वो अलग पार्टी बना सकते हैं, किस तरह से देखते हैं? हसीब द्राबू साहब पीडीपी में हमारे साथी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो पीडीपी के साथ ही रहेंगे या साथी हैं, मेरे कुलीग हैं। तो ये थे अल्ताफ बुखारी, जिनका कहना है कि डॉक्टर हसीब द्राबू बेशक अभी गुस्से में हैं, लेकिन वो उनके कुलीग हैं और वो चाहेंगे कि उनके साथ मशवरे के साथ ही वो अपना काम काज करें। और उनका कहना है कि जिस तरह से मरहूम मुफ्ती साहब ने उन पर भरोसा जताया, उसी तरह मैडम महबूबा मुफ्ती ने भी जो भरोसा जताया है उसको वो कायम रखेंगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। उधर उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ मुजाहरे पर साबिक सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने तीखा हमला किया है। उन्होंने अपने ही एक पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए बीजेपी पर तंज कसा कि बीजेपी के मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे गलत साबित करने के लिए कड़ी मेहनत और लगातार कोशिश करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं सच्चे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन के सुस्त रवैये को देखते हुए 10 मार्च 2017 को ट्वीट किया था कि इस हिसाब से तो अपोजिशन को साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात के बारे में भूलकर 2024 के लिए मंसूबे अभी से शुरू कर देने चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर के साथ बिहार के अररिया लोकसभा सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात पर करारी शिकस्त मिली है। उत्तर प्रदेश की दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी और अररिया में आरजेडी का बेहतर मुजाहरा सामने आया है और जीत हासिल हुई है। उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले एक और ट्वीट कर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव और मीसा भारती को और मुबारकबाद दी। साथ ही लिखा था कि सोनिया गांधी के डिनर पार्टी में आप लोगों से मुलाकात बेहतरीन रही। वहीं सीएम महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में इंतजामिया के सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की। महबूबा मुफ्ती ने अफसरान को हिदायत दी कि हुकूमत की जानिब से मंजूर हुए बजट को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाए ताकि तरक्याती कामों में तेजी आ सके। उन्होंने अफसरान को मजीद हिदायत दी कि जारी तरक्याती मंसूबों को डेडलाइन के अंदर मुकम्मल किया जाए और प्रधानमंत्री योजना के तहत जारी कामों का जायजा ले कि वो तयशुदा वक्त पर पूरा हुआ कि नहीं। अगर पूरा नहीं हुआ तो उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजन वैद। राजन, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की जो मीटिंग महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में ली, ये इससे पहले भी ली गई थी जी। उस वक्त भी जो तरक्याती कामों हैं उनका जायजा लिया गया था, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज होते हैं वही खासकर सभी जो भी अलग अलग विभाग हैं उनके कामों को देखते हैं। तो ऐसे में ये बहुत अहम मीटिंग थी। महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि जिस तरह से बजट पेश हुआ था और उसके बाद जिस डिपार्टमेंट को जितनी जो ग्रांट्स मिली हैं वो उस काम में कितनी लग चुकी हैं और कितना अपना अभी लगना बाकी है और क्या डीपीआर बन चुकी हैं, और जो आने वाला जो, क्योंकि ऐसा हमें देखने को मिलता है कि हर साल जो है फंड्स जो है वो लैप्स हो जाते हैं। कहीं जो मरकजी हुकूमत की ओर से जो कई स्कीमें हैं उसके तहत जो पैसा आता है वो कई बार लैप्स हो जाता है, वो लग नहीं पाता है। तो सभी तरह की बातें का जायजा लिया, उनसे पूछा कि आपने कहाँ कहाँ
कहाँ जो है इस वक्त हमें कमी है पैसों की, या हमें कुछ कोई अगर कोई कमी है तो आप सामने बताएं हमें, और अगर नहीं है तो जो हमारी डेडलाइन है, खासकर कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी डेडलाइन होती है, जब वो डेडलाइन क्रॉस करता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो उनका ये कहना था कि कॉस्ट को कम किया जाए और समय पे ही सभी जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उनको मुकम्मल किया जाए। जी, मतलब कि ये जो मीटिंग रही वो कई मायनों में अहम रही राजन। जी बिल्कुल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज होते हैं वही हर विभाग में, जिस तरह से सभी विभागों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज होते हैं यही सरकार को चलाने वाले लोग हैं, और यही वो लोग हैं जो सभी जो प्लान बनाते हैं, जो भी अगर कोई प्रोजेक्ट सबसे पहले आता है वो उनको यही लोग देखते हैं और देखते हैं कि ये मुकम्मल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या बाहर की स्टेट से जो यहाँ पे लोग जो प्रोजेक्ट जो टेंडर पास होता है जब वो लोग काम करने आते हैं तो उन कामों का निरीक्षण जो है वो भी यही लोग देखते हैं, पैसा कितना कहाँ लगेगा वो भी यही लोग देखते हैं। तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने सभी को एक छत के नीचे बुलाकर सभी कामों का जायजा ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि महबूबा मुफ्ती ने पिछले दिनों में अपने पब्लिक रीच जो प्रोग्राम है उसके तहत जम्मू के अलग अलग जो इलाकों का दौरा भी किया, वहां से लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि उनके क्या मसाइल हैं, और जो भी लोगों ने मसाइल अपने बताए तो वो जो वादे किए थे महबूबा मुफ्ती ने वो कहाँ तक पहुंचे, और जो उन्होंने काम शुरू करवाए हैं वो कहाँ तक पहुंचे, और जो अभी शुरू करवाने वाले हैं जिनकी जरूरत है उसके बारे में भी मुकम्मल जानकारी हासिल की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजन। तो वहीं जम्मू में रह रहे रोहिंग्याओं पर फर्जी कागजात और दहशतगर्दों जैसे इल्जामात लग रहे हैं, और कल मीडिया पर हमले के बाद जगह जगह उनके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, जिसमें पैंथर्स पार्टी ने भी कदम रख दिया है। नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने रोहिंग्याओं का मसला उठाते हुए कहा कि रोहिंग्याओं को रियासती हुकूमत और साथ ही तमाम पार्टियां मदद फराहम करा रही हैं, और रोहिंग्याओं का मामला बहुत संजीदा है। इनके यहां रहने से जम्मू में लगातार खतरा बना हुआ है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द यहां से डिपोर्ट किया जाए। इसका कड़ा संज्ञान न केवल जम्मू कश्मीर की सरकार को लेना होगा बल्कि भारत सरकार को लेना होगा, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से न केवल यहाँ रह रहे हैं, देखिए इनको पूरा समर्थन ऐसा लगता है कि मिल रहा है, ब्यूरोक्रेट्स का मिल रहा है, यहाँ की सरकार का मिल रहा है, यहाँ की पीडीपी जो है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो खुलेआम इनको समर्थन दे रही हैं, यहाँ बसाने के लिए इनको प्रोत्साहित भी कर रही हैं और पूरा शेल्टर भी दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीडीपी के समक्ष इस इशू के ऊपर भी सरेंडर कर चुकी है। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए पैंथर्स पार्टी इनको डिपोर्ट करने के लिए इस मुहिम को और तेज करेगी और जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली में भी जाकर प्रदर्शन करेगी। जी हां, वहीं जम्मू में रोहिंग्याओं पर स्टोरी कवर करने गए सहाफियों पर हुए हमले की मुखालफत में जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने मुजाहरा किया। आपको बता दें कि जम्मू में रोहिंग्या बस्ती के पास कुछ नुमाइंदों और एक आरटीआई कारकुन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मोबाइल फोन की सहूलत मुहैया होने के इंकशाफ के बाद इस मामले में स्टोरी कवर करने गए सहाफियों पर शहर के भटिंडे में किए गए हमले की चारों जानिब मजम्मत हो रही है। इस मामले में जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने एहतजाज किया और नुमाइंदों पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने रोहिंग्या के खिलाफ भी मुजाहरा करते हुए कहा कि रोहिंग्या को मुल्क के लिए खतरा बताया है। उन्होंने जल्द से जल्द रोहिंग्या को बाहर करने के मुतालबे के तहत अपना एहतजाज जाहिर करते हुए सरकार का पुतला नजरे आतिश किया और नारेबाजी भी की। उन्होंने बीजेपी पर इस मामले में खामोशी इख्तियार करने पर जम्मू की आवाम का मजाक उड़ाने का भी इल्जाम लगाया। ये रोहिंग्याओं को जम्मू से जल्द बाहर निकाला जाए। इन्होंने सुंजमा अटैक करवाया, ये ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, लड़कियों को अपनी महिलाओं को बेचते हैं। ये कश्मीर में एम्यूनिशन और इसके ताल्लुकात आईएसआई पाकिस्तान के साथ है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, और ये महिलाओं बच्चियों की स्मगलिंग करते हैं, उन्हें बेचते हैं और ये खतरा है।
उधर नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में बुधवार सुबह बाबा फरीद शाह की दरगाह पर बिजली गिरने से काफी नुकसान हुआ है। बाबा फरीद शाह की दरगाह पर बिजली गिरने के सबब आग लग गई। आपको बता दें कि इस दरगाह को मानने वालों में एलओसी के दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भी हैं। मकामी इंतजामिया और पुलिस मौके पर पहुंच गई है और हालातों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं श्रीनगर के लाल चौक चांदपुरा इलाके के वुडन मार्केट की दुकानों में देर रात जबरदस्त आग लग गई, जिसमें करीब दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गई। तस्वीरों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक लगी होगी। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ ने आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामला दर्ज कर आग की वजूहात का पता लगाने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। वादी में बारिश ने एक बार फिर दस्तक दी, जिससे किसानों के चेहरे तो खिले, साथ ही आवाम के भी दिल खुशी से झूम उठे। पूरी वादी में कहीं तेज तो कहीं धीरे बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की दुआ कबूल हुई और वादी में बारिश ने दस्तक दी है, जो कि रियासत के सूखी जमीन की प्यास बुझा रही है। शाम को हुई बारिश ने वादी का मौसम खुशगवार कर दिया और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लोगों ने बारिश की बूंद देखकर राहत की सांस ली। वादी में बारामूला समेत हर इलाकों में रात 10 बजे बारिश हुई। बारिश न होने के सबब लोगों में बीमारियों और पीने के पानी की किल्लत हो रही थी। जमीन खुशक हो गई, बर्फबारी हो ही नहीं। और आजकल ना थोड़ी बारिश होने लगी, इसका बहुत बड़ा फायदा है असल लोगों वास्ते। जनाब माल मवेशी जमीन और बगात कोई चीज़ भी इस बारिश के बगैर नहीं हो सकते। इस वास्ते असल लोगों वास्ते बहुत बड़ी मेहरबानी अल्लाह पाक की है इस बारिश से। बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। लोग बारिश का लुत्फ उठाने के लिए छतरियां खरीद रहे हैं। बाजारों की रौनक का अंदाजा छतरियां देखकर लगाया जा सकता है कि बारिश की आमद है और छतरी कारोबारी के चेहरे भी खिले हुए हैं। किसानों को बारिश से अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ी है। बारिश को तरसते लोगों के लिए ये पानी की बूंदें अमृत हैं। हालांकि सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी थमी हुई है, लेकिन लोग फिर भी पुरसुकून इसका लुत्फ उठा रहे हैं। जी हाँ, बहुत फायदा हो जाएगा। बारिश तो बहुत मुझे लगता है कि एक साल से बारिश पूरी अच्छी तरीके से नहीं गिरी है। इससे किसानों को बहुत फायदा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बिजली के क्राइसिस बहुत होते हैं हमारे यहाँ J&K में, वो भी खत्म हो जाएंगे। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि आज बारिश गिर रही है। मुझे लगता है 8-10 दिन अगर गिरेगी तो बहुत फायदा होगा, किसानों का बहुत फायदा होगा। जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है वो हमारे लिए बहुत डिपेंड करता है, उसमें भी बहुत फायदा हो जाएगा। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। वादी में दर्जा हरारत में गिरावट आई है और लोग बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुदरत शायद इस बार मेहरबान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वहीं कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई। अफसरान के मुताबिक जोजिला दर्रे पर भी 7 इंच तक बर्फबारी हुई है, जहां सोनमर्ग बाजार से बर्फ को हटाने का काम पूरा किया गया। वहीं श्रीनगर लेह राजमार्ग से बर्फ हटाई जा रही है। बीआरओ के एक अफसरान ने बताया कि अगर मौसम साफ रहा तो 108 किलोमीटर तक सड़क से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि महकमा मौसमियात ने 14 और 15 मार्च को कश्मीर में बर्फबारी की बात कही थी। वहीं 1958 में बना गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पट्टन को 2014 में ही हायर सेकेंडरी के अपग्रेडेशन के लिए अहकाम जारी हो गए थे, लेकिन अब तक स्कूल के अपग्रेडेशन का काम अमल में नहीं आया है, जिसकी वजह से तालिबात को हायर सेकेंडरी की तालीम के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों और तालिबात ने हायर अथॉरिटी से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की है, ताकि जल्द से जल्द स्कूल के अपग्रेडेशन के अमल को शुरू किया जा सके। ये स्कूल जो है बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ पे बहुत अच्छी तालीम होती है। यहाँ पे रोल भी बहुत ज़्यादा, यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये स्कूल 1958 में ये हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन
यहाँ से लेके नारवल तक कोई भी और एक हायर सेकेंडरी नहीं है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी। गर्ल्स के लिए हायर सेकेंडरी जरूरी होना चाहिए। 2014 में ऑर्डर मिला था कि इस गर्ल्स स्कूल को हायर सेकेंडरी बनाया जाए, लेकिन अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हो रहे। मालूम नहीं हो रहा है क्यों हो रहा है। लेकिन तब मुझे यहाँ पता चला कि ये 2014 में एक कैबिनेट डिसीजन के तहत इसको अपग्रेड किया गया था एज हायर सेकेंडरी, लेकिन किन वजूहत की बिना पर क्लासेस शुरू नहीं किए गए उसका मुझे पता नहीं है। अलबत्ता ये मैं यहाँ कहना ज़रूर चाहूँगा कि ऐसा एरिया है जहाँ पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी की अशद ज़रूरत है, क्योंकि देखने में आया है कि नारबल से संग्रामा तक अगर हम देखेंगे तो कोई भी गर्ल्स हायर सेकेंडरी नहीं है। यहाँ पर बहुत बल्क रोल हमें आता है 9th और 10th क्लास में, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर आए, क्योंकि ये ओनली फॉर गर्ल्स है और वो उनके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारे जो ये बच्चियाँ हैं वो इसी स्कूल में जाएंगे जो इन्हीं के लिए बना हुआ है। तो वहीं जम्मू में जम्मू कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 में अमल दरामद के लिए एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार का एहतमाम जम्मू कश्मीर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने किया। इस सेमिनार में गवर्नर NN वोहरा खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद रहे, साथ ही कई आला अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान स्पीकर्स ने अपने तबादलाए ख्याल किए। वहीं डोडा जिला के तहसील बाथरी और ब्लॉक कहारा गंडोह के लोगों ने ब्लॉक के अफसरान के खिलाफ जम्मू में जबरदस्त मुजाहरा किया। उन्होंने अफसरान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नरेगा के तहत मिलने वाली रकम में घोटाले का इल्जाम लगाया। मुजाहरीन का कहना था कि नरेगा के तहत कई ऐसे लोग भी हैं जिनका इंतकाल हो गया है, लेकिन अभी तक उनके जॉब होल्डर्स रद्द नहीं किए गए हैं। उनका कहना था कि कई बार इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन मसले का हल नहीं हुआ। उन्होंने सीएम से इस मामले में ब्लॉक और पंचायती सतह की जांच करवाने का मुतालबा किया है। ये है कि हमारे पंचायत बाथरी में GRS सेक्रेटरी और BDO ने और डोडा DC ने मिलकर हमारी पंचायत बाथरी का 8 करोड़ का रुपया घोटाला कर दिया है। जो मुँह मर के लोग हैं उनका भी इस वक्त जॉब कार्ड होल्डर चल रहा है, और अगर हम अपना हक मांगेंगे कहीं तो वो लोग कहते हैं कांग्रेस वाले कि ये BJP के लोग हैं, हमें नजरअंदाज किया जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, तहसील में। इसलिए हम हमारा हक दिया जाए और CM साहब को कॉपी कीजिए और जिसका हमारे जो इंक्वायरी है वो क्राइम ब्रांच को दी जाए। उधर तनमर्ग में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने महकमा PDD के खिलाफ PDD सब डिवीजन के सामने एहतजाज किया। लोगों को कहना है कि इलाके में बिजली आने और जाने का कोई वक्त तय नहीं है, कभी भी बिजली आती है और कभी भी चली जाती है, जिसकी वजह से तलबा और बिजनेस यूनिट को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाज कर रहे लोगों ने महकमा PDD को 2 दिनों का वक्त देते हुए कहा कि दिए गए वक्त में बिजली सही नहीं हुई तो वो रोड पर उतर जाएंगे। साथ ही लोगों ने चेयरमैन फारूक अहमद के तबादले का भी मुतालबा किया है। करीब 10-12 गाँव हैं हम जो टंगमर के साथ में रहते हैं, बिल्कुल पास में रहते हैं, जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर एक शेड्यूल, क्योंकि पावर यहाँ पर 100 साल पहले से गुलमर्ग के साथ हम ज्वाइंट थे, 24 घंटे हमारा पावर चलता था यहाँ पर, लेकिन बदकिस्मती से 2 साल से इसको पूरी कटौती की गई है, पूरा पावर काट के नीचे लोगों के साथ हमको लगा दिया, लेकिन हमको उसके मुताबिक भी बिजली नहीं मिल रही है। हमने SDM साहब से भी रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन दी, वहाँ पर DSP साहब से भी रिक्वेस्ट की, वहाँ पर भी एप्लीकेशन दी, हमने लीगल कार्रवाई की, लेकिन आज तक कोई भी सपोर्ट हमें नहीं मिला। टंगमर्ग के लिए स्पेशली हम टंगमर्ग फीडर के लिए बोल रहा हूँ कि इनके लिए एक फीडर हमने एक ट्रांसफार्मर रखा था 3.15। उसमें क्या आ गया कि इसमें जो हम कैपेसिटी जो है में वो है 165 एम्पियर, लेकिन इनका जो लोड वो 220 एम्पियर चला गया। उसको हमने दूसरे ट्रांसफार्मर पे शिफ्ट किया। अब वो जो ट्रांसफार्मर है वो ऑलमोस्ट हमने आइडल रखा है, क्योंकि जब इनका लोड कम हो जाएगा 165 पे तो हम इसको रिकनेक्ट करेंगे उसी ट्रांसफार्मर पे, और उनका जो ये सप्लाई है वो थोड़ा फिर इम्प्रूव हो जाएगी।
वहीं पुंछ में 18 दिनों से चल रही अपनी हड़ताल और पीडब्ल्यूडी दफ्तर पर की गई तालाबंदी को खोलते हुए ठेकेदारों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। इस मौके पर ठेकेदारों ने मांगे पूरी किए जाने पर रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी का इजहार किया। एक दूसरे को ठेकेदारों ने मिठाइयां भी तकसीम की। इस मौके पर आंदोलन की क़यादत कर रहे ठेकेदार एसोसिएशन के जिला सदर आसिफ इकबाल मीर ने कहा कि चलो ये अच्छी बात है कि हुकूमत ने हमारी मांगे पूरी की हैं और देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को अंजाम दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सभी ठेकेदारों के बकाया बिलों की अदायगी जल्द ही कर दी जाएगी। पिछले 16-17 दिन से जो एक एजिटेशन चल रहा था, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट हजरात की जो है मुतालबे जो यहाँ की रियासत जो आज प्रेजेंट गवर्नमेंट है महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट, तो उसके लिए यहाँ बेहतर के लिए उठाए गए थे। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले जो है पे एंड अकाउंट सिस्टम आया था, तो मैं मुबारकबाद देता हूं उसमें जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं अल्ताफ बुखारी साहब, और खसूसन मैं चीफ मिनिस्टर मैडम को आज मुबारकबाद देता हूं कि जब यहाँ दरबार लगा तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि ऑर्डर वापस लिया जाएगा, तो उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। तो मैं तमाम कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वहीं बागवानी की नई टेक्निक्स को जानने के मकसद से जम्मू के 30 किसानों का एक ग्रुप जम्मू से पंजाब और हिमाचल के लिए आज रवाना किया गया। ये किसान 4 दिनों तक वहां अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का दौरा करेंगे और कई एक्सपर्ट से मुलाकात करके नई टेक्निक्स की जानकारी हासिल करेंगे। इस मौके पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अनुराधा गुप्ता ने कहा कि इन किसानों को इंटीग्रेटेड मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट और आत्मा स्कीम, जो कि मरकजी हुकूमत की एक स्कीम है, उसके तहत भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के टूर का मकसद किसानों को नई जानकारी फराहम कराना है ताकि वो अपनी पैदावार बढ़ा सके और इसका फ्रूट इंडस्ट्री को फायदा पहुंचे। देखिए, ये 30 फार्मर्स जो हैं जम्मू के अलग अलग ब्लॉक से लिए हैं और ये सारे फ्रूट ग्रोअर्स हैं। सब वो लोग हैं जिन्होंने बाग अपने लगाए हुए हैं, फल लगाए हुए हैं। हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है। एक स्कीम है इंटीग्रेटेड मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, उसके तहत, और एक स्कीम है आत्मा, उसके तहत हमने ये फार्मर्स लिए हैं और ये पंजाब जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ भी इंटरैक्ट करेंगे। वहाँ पे जो प्रोग्रेसिव ऑर्चर्डिस्ट हैं उनके साथ भी वहाँ जाके देखेंगे कैसे उन्होंने फल लगाए हैं, फलों के पेड़ लगाए हैं, क्या क्या टेक्निक्स वहाँ पे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर बहुत एडवांस आजकल हो गया हुआ है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने बांडीपुरा के गरूरा गांव में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस सेमिनार का इफ्तिताह चीफ गेस्ट MIA बांडीपुरा उस्मान मजीद ने किया। ISM ने जल्द ही इस गांव को गोद लिया है, जिसके तहत गांव के हर शख्स को मुफ्त इलाज और दवाएं मिल सकी। इसके अलावा ISM ने गांव में 2 वाटर प्यूरिफायर और 10 कूड़ेदान भी तकसीम किए। उस्मान मनीज ने ISM के फायदे और एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स पर रोशनी डाली। ये ड्राइव बड़ा तेजी से चल रहा है। इसी तरीके से हमारे बांडीपुरा में मैं मुतमईन हूँ कि ये काम अच्छे कर रहे हैं। इसके जो कंसर्न ऑफिसर, हमारे नोडल ऑफिसर या उनका बाकी जो डॉक्टर साहिबान हैं, पूरे लोग इसमें इन्वॉल्व है और इसका फ़ायदा अच्छा मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है इस ISM का बोलबाला ज़्यादा होगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वहीं भदरवा में रियासती सतह के खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए मुनक्किद स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपने काबिलियत का मुजाहरा किया। डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज की जानिब से मुनक्किद टूर्नामेंट में फाते रही टीमों को इनामात और एजाजात से नवाजा गया। इस तकरीब में SSP डोडा मोहम्मद शब्बीर मेहमान खुसूसी के तौर पर पहुंचे। मैं तहसील लेवल पे रेस की, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब यहाँ आज रेंज लेवल पे आई और यहाँ भी फर्स्ट आई। अगर अब यहाँ से आगे जाऊँगी तो कॉन्फिडेंस है कि आगे निकल सकती हूँ, और ये अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। सिंगल डे में ये टूर्नामेंट कंप्लीट किया, इनके फाइनल्स ही होने थे और ये भदरवा में ग्राउंड अच्छा था तो यहाँ पे इसका शॉर्ट नोटिस पे अरेंजमेंट हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा या फील्ड है और बच्चों ने बड़ा अच्छे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और सही है, मेरिट्स पे जो है वो ये जो है टीम जीती है। जैसे किश्तवाड़ की टीम फुटबॉल फाइनल जीता है और इसी तरह एथलेटिक्स के थे, उसमें गर्ल्स के कंपटीशन थे।
वहीं डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन के इश्तिराक से महकमा लेबर की जानिब से रामबन में चाइल्ड लेबर को लेकर बेदारी और डिबेट मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चा मजदूरी को रोकना और बच्चों को पढ़ाई की तरफ राग़िब करना रहा। इस मौके पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर घनश्याम बसरोटा ने खिताब करते हुए कहा कि लेबर डिपार्टमेंट इस सिमत में काम कर रहा है। उन्होंने तालीमी इदारों और NGO से भी बच्चा मजदूरी रोकने के लिए जो मुमकिन कोशिश हो उसको जरूर करने के लिए कहा। मकसद यही था कि ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उसके बारे में जनरल अवेयरनेस क्रिएट की जाए अमंग जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर हमारे जो बच्चे, इनके लिए ये बहुत अहम चीज़ है कि इनको जानकारी होनी चाहिए कि चाइल्ड लेबर जो है कितना ही गंभीर सीरियस मतलब इशू है। तो इसके बारे में इनको पता होना चाहिए ताकि ये भी अपने आस पड़ोस के या अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में किसी भी तरह से जिन लोगों से इनका रास्ता रहता है उनको इसके बारे में बताएं। जो बच्चे लेबर हैं उनको मतलब स्कूल में डालने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जो मतलब स्कूल में एजुकेशन भी बच्चों के लिए फ्री मिल रही है, मिड डे मील और सब बुक्स भी।